नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश खबर में और मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हीट वेव की मार लगातार, देश के कई राज्यों में गर्मी से लोगों को नहीं मिल रही है निजात। ऐसे में सबको है बारिश का इंतजार। और अब बात हीट वेव की करते हैं, जिसका कई राज्यों में कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 18 जून तक हीट वेव चलने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी हिस्से, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में भी लोगों को हीट वेव से परेशान होना पड़ेगा। इन राज्यों में 16 जून तक हीट वेव चलने वाली है। इस दौरान तापमान भी 40 डिग्री से ज्यादा रहेगा। गर्मी के कहर से राजस्थान, यूपी, ओडिशा के कई राज्यों के लोग परेशान हैं। गुलाबी नगरी के लोग हीट वेव की मार झेल रहे हैं। गर्मी जो पहले कम थी, इस बार 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ करके गर्मी इतनी तेज पड़ी है कि सुबह 8 बजे भी यदि बच्चे घर से बाहर पार्क में कहीं खेलने जाते हैं तो घर के बड़ों को बड़ी चिंता होती है। और जैसे ही कोई बच्चा चले भी जाता है तो वो टैनिंग का ऐसा शिकार होता है कि आने के बाद में पहचान में नहीं आए, ये समझो अगर धूप में रह रहा है। और उसी वजह से बच्चों को हम इंडोर एक्टिविटी के लिए किसी के पास कोई जगह नहीं है तो बच्चा क्या, बच्चों के पास में मोबाइल या टीवी, जब स्कूल के टाइम होता है जब तो फिर भी होमवर्क करना है, स्कूल जाना है, रहना है। लेकिन छुट्टियों के अंदर ये सबसे बड़ी समस्या हो गई कि बच्चे मोबाइल और टीवी के अंदर इतना घुस गए कि घर के अंदर इनको खाने का, पीने का ये भी ध्यान नहीं रहता। सब करके परेशान भी। हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली है, सभी लोग एक साथ रहते हैं तो ये बच्चे फिर भी कुछ एक्टिविटी बाहर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन फैमिली के जो सीनियर से बड़े हैं वो कहते हैं नहीं, धूप बहुत तेज है, बच्चों को अंदर रखो। इस वजह से बच्चों को हमको अंदर बंद करना पड़ता है। अंदर बैठ के ही एक ही ऑनलाइन गेम पे एक ही जगह बैठ के 4 बच्चे खेलते हैं, ऐसी स्थिति है। आजकल बाहर देखे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और ग्राउंड और इन सब की भी बहुत कमी हो गई इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, तो हम बाहर नहीं जा पा रहे उतना। जाते भी हैं तो गर्मी के कारण हमें वापस आ जाना पड़ता है, थक हार के, डिहाइड्रेशन हो जाता है और भी काफ़ी चीज़ें हैं। हेल्थ से भी दिक्कतें आती है काफ़ी बच्चों को और मुझे खुद को ही आती है। तो घर पे आप सब बच्चे यही देखते हैं आराम से अपने एसी में रहो, फ़ोन चलाओ, काम मतलब खेम हो जाता है वहाँ पे उनका। बाहर जाके खेलना आजकल वैसे मुश्किल हो गया। पंजाब के चंडीगढ़ और यूपी के लखनऊ में भी नज़ारा कुछ ऐसा ही है। हीट वेव से पारा चढ़ गया है। ऐसे में लोगों को और दुकानदारों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ देखिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। कल भी जो टेम्परेचर था नियर अबाउट 33-44 तक था। आज भी जो टेम्परेचर अभी 30 और 44 और 45 के बीच में पहुंच चुका है और ये बहुत मुश्किल है। हर 1-2 मिनट के बाद पानी की प्यास लग रही है, एसी काम नहीं कर रहे हैं, वो भी अपना जवाब देंगे। ये बहुत ही है। और पिछले जहाँ तक मेरे को आइडिया कि 40 या 50 साल का रिकॉर्ड भी टूटा है कि मतलब इतना ज़्यादा गर्मी है। और आगे क्या हाल होगा ये सोच के डर लग रहा है। आज टेम्परेचर अराउंड 44 है अभी, करंटली इट इज़ 44 राइट नाउ इन चंडीगढ़। और आज ऑरेंज अलर्ट भी है, कल येलो अलर्ट था, आज ऑरेंज अलर्ट है। तो बहुत ही दिक्कत आ रही है, मार्केट में कस्टमर्स नहीं है, बिल्कुल गर्मी हो रही है, हर 15 मिनट में प्यास लगी जा रही है, तो बहुत बुरा हाल है कस्टमर्स का। हमें तो पता नहीं है, ये बहुत साइंटिफिक बात है, बट कहते हैं कि लास्ट 50 ईयर्स का रिकॉर्ड टूटा है, तो ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग का कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ा ही है। अब इसमें टेम्परेचर तो बहुत हाई है। अभी मैं मेट्रो से उतरा हूँ और बहुत तेज़ जैसे लग रहा है, लपट लग रहा है। इत्तेफाक से मैं जो है कुछ टॉवल वाल भी नहीं लेके आया हूँ। गर्मी से बचाव के लिए जो है बहुत ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकलें, और अगर बाहर निकल रहे हैं तो अपना जो है तौलिया वौलिया लेके निकलें जो है, ताकि जो है धूप से बचा जा सके। इस समय देखा जाए तो टेम्परेचर काफ़ी हाई चल रहा है इस समय और लोगों का बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो पा रहा है इस समय। और जितनी ज़्यादा जितनी ज़रूरत है तभी आदमी बाहर निकल रहा है, अन्यथा आदमी बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। और गर्मी से आदमी का काफ़ी बुरा हाल है। बचाव के लिए ही कहूँगा कि जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बाहर निकलें, अन्यथा बाहर ना निकलें और निरंतर रूप से पानी का सेवन करते रहें और लस्सी, छाछ जो भी हो सब पीते रहें और गमछा साथ में ज़रूर लेकर निकलें, मैं तो यही कहूँगा।
गर्मी की मार से ट्रैफिक पुलिस वालों का भी बुरा हाल है। हीट वेव में आउटडोर ड्यूटी करना सेहत के लिए खतरनाक है, लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी है, वो भी इतनी जिम्मेदारी वाली। ऐसे में उन्हें गर्मी से राहत दिलाने के लिए आइस जैकेट का इंतजाम किया गया है। ये जैकेट ट्रैफिक पुलिस वालों को गर्मी की मार से बचा रही है। देखिए, कूलिंग जैकेट्स हमारे जो जेडोज हैं, 13 पॉइंट्स जेडोज हैं, उनको दी गई हैं। और इसका मोटिव ये है कि आप देख ही रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो एसी जैकेट्स हैं ये, जो अभी हमने सैंपल के तौर पर देखने के लिए भी इनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, और हमारे 13 पॉइंट्स पर जेडोज को दी गई। यूज किया सर, एक तो इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है और बर्फ़ भी थोड़ी, मतलब ये जो दिया है ये जल्दी पिघल जाती है, ज़्यादा देर नहीं चलती। जैसे गर्मी में है 2 घंटे बस। लेकिन मेन तो ये है ना, एक तो थोड़ा वेट ज़्यादा है, हाँ, फिर एक ये आधा शरीर को ना, आधा शरीर बीमार वो करने वाले, नीचे गर्म शरीर हो जाता है, आधा शरीर जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। गर्मी का असर गंगा नदी के जल स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। गर्मी से गंगा नदी में पानी कम हो गया है। जिस गंगा की चौड़ाई 70 से 80 मीटर के आसपास हुआ करती थी, वो अब सिमट कर 30 से 35 मीटर तक रह गई है। पानी कम होने की वजह से गंगा घाट छोड़ चुकी है और गंगा के किनारे टूटी हुई नाव, बिखरे हुए कूड़ा और टूटे हुए बोल्डर दिखाई दे रहे हैं। गंगा में कम पानी लगने का कारण यह है कि हर जगह बीच बीच में बांध बना हुआ है, कुछ बांध से पानी कट कर निकल जा रहा है और गर्मी इस कदर पड़ रही है कि गंगा सिकुड़ती जा रही है। फिर बरसात आने पर गंगा अपने जगह पर चली जाएंगी। गर्मी को जैसे गंगा माँ का तो काम है, हर साल घटती हैं, वो अपने पेटा में जाती हैं, मगर इस साल बहुत ज़्यादा चली गई हैं। मतलब हम इसका ये निकाल रहे हैं, हम काशी के ब्राह्मण हैं, हम ये मतलब निकालते हैं कि करत नहीं तो ताही डरना ही, ये जई हैं थोड़े जगमाही। मनुष्य का इतना बड़ा गलत कर्मादि हो गया है कि गंगा माँ उसको सह नहीं पा रही हैं। वो दिखा रही हैं कि देखो अब हम कहाँ जा रहे हैं, अब तुम लोग कहाँ जाओगे, जब हम यहाँ से सूख जाएंगे तो तेरे पितर कहाँ मोक्ष प्राप्त होंगे। अंदर गंदा जो बैठा हुआ है ऊपर आएगा। पब्लिक नहाने के लिए उसको देख करके घबराते हैं। कुछ तो नाव वाले पूरा घेरे रहते हैं, अपना कब्जा बनाए रहते हैं, जगह नहीं रहता कि यहाँ कोई नहाए धोए। लेकिन ऐसा माँ गंगा का कृपा है भाई, उनका भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है, तो हम दोनों आदमी न हम लड़ना चाहते हैं न वो लड़ना चाहते हैं, इसलिए दोनों आदमी प्रेम भाव से गंगा माँ का सेवा कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में पानी का संकट बरकरार है। पानी की कमी से लोग परेशान हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जमकर राजनीति भी हो रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों सड़क पर उतर चुकी है। विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। लोकसभा चुनाव साथ लड़ने वाली कांग्रेस ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया। इस मुद्दे पर बीजेपी भी पीछे नहीं है, उसने भी मटका फोड़ रैली निकाली। पानी की किल्लत और टैंकर माफिया को लेकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल उठाए। देखिए, आम आदमी पार्टी बहाने बनाना जानती है, वो कभी भी जनता को सुविधा देना जानती ही नहीं। कांग्रेस 15 साल रही है इस दिल्ली में सरकार में और लगभग 10 साल पूरे होने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के। इन्होंने दिल्ली को न तो साफ पानी दिया, न तो पानी दिया, कई इलाकों में जल जमाव से मुक्ति नहीं दी। आज जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है भाई देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में और गुरचंद साजू जी के निर्देशानुसार जो हमारे जिला अध्यक्ष है, आज सारे भाई हम एकत्रित हुए। भाई अनुज आत्रे जी, चौधरी प्रेम कुमारी, सुमन नैयर जी, बहुत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सारे आज एकत्रित हुए हैं। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि जो आप आपस में एक दूसरे के साथ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, उसको ना करते हुए आज अगर लीकेज पे भी ध्यान दे देते, आप कभी किसी से पानी मांग रहे हैं, कभी किसी से पानी मांग रहे हैं, अगर दिल्ली सरकार से लीकेज पे भी ध्यान दे देती और एलजी जी जो हर बात पे दिल्ली सरकार के टांग अड़ाते, काम नहीं करने देते। मुद्दे पर जारी राजनीति के बीच पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। लोगों की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक बड़ा टैंकर पहले जो भेजते हैं वो आया है, एक छोटा आज मिनी टैंकर भेज दिया है। अब देखते हैं इसमें भी पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता।
इन्हें जबकि बोला है कि सेम टू जैसे ये बड़ा वाला टैंकर आता है वैसा भेज दें तो यहाँ प्रॉब्लम पूरी हो जानी है, पर ये एक आज बच्चा भेज दिए, वो भी इतनी कंप्लेनों के बाद। अब बाकी पता नहीं अब क्या होगा नहीं होगा, वो तो पानी बाद में मालूम चलेगा। इसमें 2 टैंकर है, खूब बढ़िया है, एक टैंकर में पूरा नहीं होता था पानी। हाँ रोज आता, रोज ये बहुत आता है जांच करने के लिए आता, पानी वाला पुलिस वाला भी आता है, सब आता है। आज तो बहुत अच्छा हुआ, प्रशासन ने अच्छा काम किया, आज लग रहा है कि प्रशासन जाग गया। उम्मीद है लोगों को पानी बराबर मिलता रहेगा। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात करते हैं आईपीओ की। तो हुंडई मोटर इंडिया ने आईपीओ के लिए सेबी को अर्जी दे दी है। पेरेंट कंपनी हुंडई मोटर ओएफएस के जरिए करीब 17.5% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। पूरी डिटेल्स दे रहे हैं मेरे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी। कोरिया की हुंडई मोटर ने अपने आईपीओ के लिए पेपर्स फाइल कर दिए हैं। ये आईपीओ जो कहते हैं भारत का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। 17.5% इक्विटी डाइल्यूशन करेगी हुंडई इसमें, और लगभग उसके थ्रू ये जो रेज करेगी 25,000 करोड़ रेज करेगी। 14.5 करोड़ जो शेयर्स हैं वो फ्लोट किए जाएंगे मार्केट में, और इसकी वैल्यूएशन होगी कंपनी की लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया। ये सब डिटेल्स हैं, पर हुंडई जो है जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है, वो आगे जाकर कैसे इस्तेमाल करेगी इसको देखना होगा, क्योंकि उसे फंड चाहिए अपने एक्सपेंशन के लिए। ऐसे वक्त पर जब मारुति बहुत एक्सपैंड कर रहा है, तो हुंडई ने ये डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया, और बहुत बड़ी खबर है क्योंकि सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है ये। केंद्र में एनडीए सरकार के गठन के साथ ही मंत्रालय ने अब 100 दिन का एजेंडा तय करने और उसे हासिल करने के लिए काम शुरू कर दिया है। इसके लिए व्यापार मंत्रालय ने 100 दिन के एजेंडे के लिए अपना रोड मैप भी तैयार कर लिया है। पूरी जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। केंद्र में एनडीए सरकार के बनने के साथ ही सभी मंत्रालय अपने 100 दिन के एजेंडा पर फोकस कर रहे हैं। 100 दिन का एजेंडा बना रहे हैं, रोड मैप बना रहे हैं, और इसी दिशा में वाणिज्य मंत्रालय, यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भी अपने 100 दिन के एजेंडा को लगभग तैयार कर लिया है। और ये जो 100 डे का रोड मैप है कॉमर्स मिनिस्ट्री का, इसका पूरा फोकस है कि किस तरीके से एक्सपोर्ट को बूस्टअप किया जाए, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है इसको बढ़ावा दिया जाए, और साथ ही साथ जो अन्य देशों के साथ में ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है इसको और सरल और प्रभावी बनाया जा सके। सूत्र ये बता रहे हैं कि सबसे अहम बात है कि ई कॉमर्स हब्स की स्थापना को लेकर के इस 100 दिन के एजेंडा में इसको शामिल किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कैसे देश में ई कॉमर्स हब की स्थापना की जा सके। ये जो ई कॉमर्स हब है ये एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया जाना है, और इसके जरिए सरकार ये भी देख रही है कि जो एमएसएमई सेक्टर है या फिर हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। यही नहीं, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उसको भी ई कॉमर्स हब के जरिए फायदा मिलेगा। इसीलिए सरकार ई कॉमर्स हब पर इतना जोर दे रही है। दूसरा पहलू ये है एफटीए को लेकर के, फ्री ट्रेड नेगोशिएशन, यानी कि एफटीए पर सरकार का पूरा तरीके से जोर है, लेकिन एफटीए को लेकर के सरकार फिलहाल एक एसओपी बनाना चाहती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ताकि नेगोशिएशन की जो पूरी प्रक्रिया है उसका एक स्टैंडर्ड हो पाए, और वो जो नेगोशिएशन होता है वो काफी सरल तरीके से, उसको प्रभावी तरीके से किया जा सके। लंबी प्रक्रिया होती है, इसलिए फिलहाल अगर आप देखें तो भारत सरकार की तरफ से 3 देशों के साथ में 3 जगह पर एफटीए की नेगोशिएशन चल रही है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोपियन यूनियन शामिल है, जबकि 4 एफटीए फिलहाल उनकी रिव्यू या फिर समीक्षा की जा रही है, जिसमें इंडिया, आसियान, इंडिया जापान, इंडिया कोरिया और इंडिया श्रीलंका शामिल है। एफटीए के अलावा सरकार एसईजेड अमेंडमेंट बिल भी लाने की तैयारी कर रही है। एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फिलहाल सरकार ये देख रही है कि कई ऐसे एसईजेड हैं जिनका सही तरीके से उपयोग या इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, टैक्सेस का पेंच फंस रहा है, ड्यूटी जो टैक्स लगते हैं उसका पेंच फंस रहा है। तो सरकार इसमें कुछ संशोधन करके एसईजेड के प्रॉपर यूटिलाइजेशन पर फोकस करना चाहती है, और इसके लिए एसईजेड बिल 100 दिन के भीतर इसको कैबिनेट अप्रूवल और फिर पार्लियामेंट की तरफ इसको लाना चाहती है। यही नहीं, एक और पहलू है जिस पर सरकार 100 दिन के भीतर सफलता हासिल करना चाहती है, वो है इंडिया ओमान एफटीए। ओमान के साथ में एफटीए लगभग अपने अंतिम चरण में है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इंडिया ओमान एफटीए, इसका कैबिनेट नोट भी भेजा जा चुका है, और इन 100 दिन के भीतर कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी। तो ओमान में भारतीय प्रोडक्ट की ड्यूटी फ्री एक्सेस की सफलता मिल पाएगी, चाहे वो लेदर हो, टेक्सटाइल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो। तो ये भारत के ट्रेड के नजरिए से, एक्सपोर्ट के नजरिए से काफी फायदेमंद साबित होगा। यही नहीं, एक और पहलू है और उस पर भी सरकार 100 दिन के भीतर कुछ ठोस कदम उठा सकती है, वो है ट्रेड सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म। तो
इस सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रेड से जुड़ी जितनी भी बारीकियां हैं, अप्रूवल से जुड़ी जितनी बारीकियां हैं, वो उस सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि जो भी बिजनेस हाउसेस भारत में ट्रेड करना चाहते हैं वो अभी उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी सरकार ने सरलता की है, लेकिन और उसको प्रभावी बनाने के लिए ये सिंगल विंडो सिस्टम को सरकार और प्रभावी तौर पर बेहतर तरीके से स्थापित करना चाहती है। बढ़ते हैं आगे और टाटा ग्रुप वीवो इंडिया में 50% से ज़्यादा की हिस्सेदारी खरीद सकती है। क्या है ये पूरी खबर, बता रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। टेक स्पेस में विशेषकर स्मार्टफोन सेगमेंट में एक अहम डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो भारत में टाटा ग्रुप के साथ बातचीत कर रही है, एक संभावित ज्वाइंट वेंचर को लेकर के। ये बातचीत काफी आगे दौर में बढ़ चुकी है और इसमें सूत्र ये बता रहे हैं कि दोनों ही मिलकर के, यानी कि टाटा ग्रुप वीवो में एक मेजॉरिटी स्टेक सेल खरीदना चाहता है, जिसको लेकर के बातचीत चल रही है। और वीवो भी ये चाहता है कि भारत में एक लोकल प्लेयर के साथ में, एक डोमेस्टिक प्लेयर के साथ में उसकी पार्टनरशिप हो। और अगर आप इसकी बड़ी तस्वीर देखें तो भारत सरकार की तरफ से ये लगातार पुश किया जा रहा है कि फॉरेन ब्रांड्स, फॉरेन प्लेयर, विदेशी प्लेयर अगर वो भारत में बिजनेस कर रहे हैं तो वो लोकल प्लेयर्स के साथ में ज्वाइंट वेंचर करें। और ये सिर्फ लीडरशिप रोल तक सीमित ना रहे, बल्कि ये जो ज्वाइंट वेंचर होगा या जो किया जा रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग साइड में भी रिफ्लेक्ट करे। और इसी को देखते हुए चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो भारत में टाटा ग्रुप के साथ फिलहाल बातचीत के दौर में है, जो कि एक अर्ली स्टेज पे है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले वक्त में ये संभव है कि टाटा ग्रुप वीवो में एक मेजॉरिटी स्टेक सेल खरीद सकता है। लेकिन अगर आप बात वीवो की करें, चाइनीज स्मार्टफोन मेकर की बात करें, तो भारत में वीवो ने 2014 में शुरुआत करी थी। कुछ चुनिंदा और पहली कंपनियों में से है जिसका अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग बेस भारत में था। 2015 में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वीवो की थी और फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर स्मार्टफोन सेगमेंट में है। वीवो के भारत में 70,000 से ज्यादा रिटेल टच पॉइंट है, यानी कि बेस काफी स्ट्रांग है। लेकिन अब जब सरकार चाहती है कि एक ज्वाइंट वेंचर के साथ ही जो फॉरेन प्लेयर्स है, विदेशी प्लेयर हैं, वो यहाँ पर बिजनेस करे, तो ऐसे में वीवो एग्रेसिवली ये देख रहा है कि वो एक ज्वाइंट वेंचर कर पाए। और अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो इसमें हाल ही में ऑटो सेगमेंट में भी एमजी मोटर्स और जिंदल के बीच में जो टाई अप हुआ था, वो भी लगभग इसी दिशा में, भारत सरकार के दिशा निर्देश जो हैं उसी दिशा में होता हुआ एक डेवलपमेंट देखा गया था। तो अब चाइनीज स्मार्टफोन मेकर भी चाहता है कि यहाँ पर एक ज्वाइंट वेंचर हो पाए, ताकि वो अपने बिजनेस को और आगे विस्तार दे पाए, आगे बढ़ा पाए। और अब बात उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे पर हुए हादसे की। टूरिस्ट से भरी एक टेम्पो ट्रैवलर बेकाबू होकर अलकनंदा नदी में गिरने से 10 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हैं। गंभीर तौर से घायलों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स में ले जाया गया है। टेम्पो ट्रैवलर में सवार 23 यात्री नोएडा और दिल्ली के रहने वाले हैं। ये सभी बद्रीनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे। एसडीआरएफ, फायर सर्विस, जिला आपदा प्रबंधन की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। एक टेम्पो ट्रैवलर जो नोएडा से आगे जा रही थी यहाँ रुद्रप्रयाग की तरफ, तो रैतौली जगह है रुद्रप्रयाग से पहले, वहाँ पर लगभग 150 से 200 मीटर गहरी खाई है, वहाँ पर गिर गया है, जिसमें से 7 लोगों की डेड बॉडी तो रिकवर कर लिया है, 9 लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया है, जिसमें से एक की डेथ होना ज्ञात हुआ है। ड्राइवर भी बहुत गंभीर रूप से घायल है, इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा है अभी कि टोटल कितने लोग इसमें सवार थे। लिहाजा पुलिस, हमारे एसडीआरएफ और स्थानीय लोग लगे हुए हैं वहाँ रेस्क्यू के लिए, और टोटल कितने संख्या है अब ये कुछ देर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, जब पूरी रेस्क्यू काम पूरा हो जाए। इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी भारत लौट आए हैं। उन्होंने सम्मेलन में पहुंचे राष्ट्राध्यक्षों के साथ अपनी मुलाकात को काफ़ी अहम बताया है। अपने ट्वीट में पीएम ने कहा है कि ग्लोबल नेताओं से कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसका मकसद पूरी दुनिया को फायदा पहुंचाना है। उन्होंने इटली के लोगों और सरकार को उनके गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद किया। पीएम मोदी की इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी वार्ता हुई। मेलोनी ने मोदी के साथ अपनी सेल्फी का वीडियो भी शेयर किया है, जो काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। मेलोनी ने इस पर #मेलोडी लिखा। इस पर मोदी ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि भारत इटली की दोस्ती आबाद रहे।
इटली में पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मिले। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी द्विपक्षीय बैठक हुई। समिट में भी मिले। वेटिकन सिटी के प्रमुख पोप फ्रांसिस से भी उनकी मुलाकात हुई। भारत का G7 में शामिल होना कितना अहम है और सम्मेलन में उठाए गए मुद्दे कितने अहम हैं, इन सब पर CII के प्रेसिडेंट संजीव पुरी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, ये जो G7 की ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ग्रुपिंग है दुनिया में। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण जो इश्यूज हैं ग्लोबल साउथ के रिलेटिंग टू एनर्जी ट्रांजिशन और सम ऑल्सो global issues about digital transition, AI, etc. इसके ऊपर में some important discussions take place. So it is good and that the Honorable Prime Minister is participating and he has provided tremendous leadership in B20. तो उसके भी जो issues हैं उसके ऊपर further discussion हो सकता है यहाँ पे। भारतीय सेना की मारक क्षमता में और इजाफा हुआ है। सेना को देश में बने आत्मघाती ड्रोन नागस्त्र 1 की पहली खेप मिल गई है। इस ड्रोन को नागस्त्र 1 का नाम दिया गया है। इसकी रेंज 30 किलोमीटर तक की है। इसका एडवांस वर्जन 2 किलो से ज़्यादा गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। नागस्त्र का इस्तेमाल दुश्मनों के ट्रेनिंग कैंप, ठिकानों और लॉन्च पैड को तबाह करने के लिए किया जाएगा। ये ड्रोन एक उड़ान में 60 मिनट तक हवा में रह सकता है। टारगेट ना मिलने पर ये वापस भी आ सकते हैं। पैराशूट के जरिए इसकी सॉफ्ट लैंडिंग भी कराई जा सकती है। सेना नागस्त्र ड्रोन को पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर तैनात कर सकती है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।